हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं पहले वाली वीडियो का। जैसे हमने पहले के बारे में बताया था, आवेश के बारे में बताया था और ये कहा था आवेश एक ऐसी किसी भी वस्तु के अंदर का गुण है जो कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उसको अनुभव कर सकता है। और इसके आधार पर हमने बताया था कि भाई आवेश जो है दो प्रकार की होती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। एक तो धनावेश, एक ऋणावेश। धनावेश किस पे होता है? जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रॉन जो वस्तु त्याग देती है उस वस्तु पे क्या जाता है? धनावेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है या जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस वस्तु पे क्या जाता है? ऋणावेश आता है। और हमने एक मोटे और पतले व्यक्ति का एग्जांपल देकर भी इसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। अच्छा, हम आज इसी के बारे में आगे बात करेंगे कि भाई ये धनावेश हो गया। तो धनावेश इलेक्ट्रॉनों पे धनावेश होता है कि भाई प्रोटॉनों पे धनावेश होता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ी सी छोटी बातें और समझते हैं। जो हमने पहले गुण बताए थे उसमें हमने 5-6 गुण के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जो 2-3 गुण जो आवेश के बचे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगला गुण क्या है कि आवेश, अगला गुण है सातवां हमारा, ये कैसे पता चला कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसको बताने के लिए आकर्षण पर्याप्त है, प्रतिकर्षण पर्याप्त है। दोनों की वजह से पता चलता है कि भाई आप दो आवेशों के मध्य आकर्षण लग रहा है तो दो प्रकार के हैं, या प्रतिकर्षण लग रहा है तब दो प्रकार के हैं, या दोनों की वजह से पता चलता है। आज इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, आपको एक बार पता है, एक बार जान के हैरानी होगी कि जो आकर्षण होता है, आकर्षण मतलब होता तो वैसे प्लस और माइनस वाले आवेश के बीच में कि भाई एक तो प्लस का आवेश होगा, एक माइनस का आवेश होगा। और हम कह देंगे कि भाई ये प्लस का आवेश है। मैंने बताया था पिंकी और कलुआ का एग्जांपल लेकर के कि भाई एक पे प्लस का आवेश है, एक पे माइनस का आवेश है, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? आकर्षण ही होगा। जैसे नोबिता और एक सुजुका के बीच में हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी आकर्षण होगा। पर आपको क्या ये पता है कि आकर्षण जो है एक तो आवेशित वस्तु, एक तो आवेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु के बीच में होता है। मतलब कि हम कैसे भी नहीं बता सकते आकर्षण के थ्रू कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसका मतलब आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण ही आवेश के दो प्रकार होने की पुष्टि करता है। भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, इस बात को कौन पुष्टि करता है? इस बात को पुष्टि करने के लिए हमारा कौन? आवेश का प्रतिकर्षण। आवेश प्रतिकर्षण ही बताता है कि भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक गाना चला था बीच में, शायद में ध्यान नहीं है, उसका है सलमान खान का, बेबी को बेस पसंद है ना? बेबी को बेस पसंद है। उसी में है कि भाई बेबी को बेस पसंद है तो चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। मतलब चार्ज कहां पे सबसे ज्यादा होता है? नुकीले सिरे पर। नुकीले सिरे पर सबसे ज्यादा चार्ज होता है। आपने शायद टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में देखा भी हो, एक्टर वगैरह को या किसी को कैट लग जाता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। बाल खड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा नुकीले सिरा है वो हमारा बाल ही है। ऐसा नहीं है सिर के बाल, यहाँ के भी बाल हो सकते हैं, हाथ पैरों के कहीं के भी बाल हो, वो सभी क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो शार्प पॉइंट पे सबसे ज्यादा इकट्ठा होना चाहता है। तो हम क्या कहते हैं? बेबी को बेस पसंद है और चार्ज पॉइंट को शार्प पॉइंट पसंद है। तो मतलब 8वां जो होगा मतलब चार्ज वस्तु के चार्ज का घनत्व, वस्तु के नुकीले, कौन से? नुकीले शार्प पॉइंट
60 पॉइंट पर अधिक होता है। तो ये बात समझ गए हम कि भाई जो वस्तु का जो घनत्व, जो चार्ज का जो घनत्व, अच्छा घनत्व का मतलब ज्यादा चीज होना, ज्यादा चीज होना, गाढ़ी चीज होना। भाई हमने कही कि पूरी वस्तु हमने तुम्हें आविष्कृत कर दिया, तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ होगा? बालों पर। क्यों होगा? क्योंकि बाल क्या हमारे बेबी को 20 पसंद है, तो चार्ज पॉइंट को 60 पॉइंट पसंद है। हमारे नुकीले हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा बाल हैं, तो इसलिए चार्ज पॉइंट सबसे ज्यादा चार्ज का घनत्व, चार्ज का घनत्व मतलब सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे होगा? हम जब भी आवेश देंगे तो किसी वस्तु को, वस्तु के नुकीले सिरे पर होता है। अच्छा, हम इसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं कि भाई चार्ज के बहुत सारे मात्रक होते हैं, चार्ज के आवेश के बहुत सारे मात्रक होते हैं, आवेश के बहुत सारे मात्रक होते हैं। अभी देखते हैं आवेश के मात्रक। मात्रक मतलब कि पापा का नाम। जैसे आवेश के बारे में बताया किसने सबसे अच्छी तरीके से? वैसे तो और भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया है, पर कूलाम जो हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वैद्युत बल के और आवेशों के मध्य वैद्युत बल की खोज की थी। इसलिए हम आवेश का एक मात्रक देते हैं कूलाम। मतलब इनका जो सब इंस्पेक्टर भाई है, ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक मतलब कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम का जो मात्रक है, ऐसा ही पापा जो है इसका, वो कौन है? मात्रक का मतलब है पापा का नाम। सीधी सी बात। मात्रक जैसे हम कहें कि मेरा नाम है तरुण शर्मा, तो कहीं ना कहीं शर्मा मेरे पापा ने मुझे दिया है। किसी का नाम होता है दुष्यंत पांडे, तो पांडे किसी ने दिया ही है। हम कहें सीवी कुशवाहा, तो कुशवाहा कहीं ना कहीं उनके पापा ने दिया होगा। ऐसे ही जो आवेश का जो नाम है, आवेश का जो मात्रक है, वो किसने दिया है? कूलाम ने। तो कूलाम क्या है? आवेश के पापा का नाम है। सही है। अच्छा, इसके एक पापा नहीं है, बहुत सारे हैं। देखो ये तो एक ऐसा ही हो गया। पहला सीजीएस पापा, देखो इसका सीजीएस मात्रक के बारे में बात करते हैं। सीजीएस में बहुत सारे हैं इसके। सबसे पहला एक ईएसयू, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ये एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है या एक स्टेट कूलाम, कूलम के बराबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? 1/3 × 10⁹ कूलाम। सही है। एक ईएसयू एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है। एक फ्रैंकलिन किसके बराबर होता है? एक स्टेट कूलाम के बराबर होता है, जो कितना होता है? 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है। मतलब हम कहें कि भाई ईएसयू कितने कूलाम के बराबर होता है, तो आप कह सकते हो बहुत अच्छी तरीके से 3 × 10⁹ कूलाम के बराबर होता है। भैया तरुण भैया 3 × 10⁹ कूलाम के बराबर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? चलो हम आगे और देखते हैं भाई दूसरा मात्रक क्या है। दूसरे इसके पापा का नाम क्या है? एक होता है ईएमयू। ईएमयू का मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, जो कि 1/10 कूलाम के बराबर होता है। सही है। अच्छा, एक इसका बड़ा मात्रक है, इसको हम कहते हैं फैराडे। फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो क्या हमें ये बात समझ में आ रही है कि भाई जो हमारा आवेश के मात्रक है, आवेश का पहला मात्रक है कूलाम, दूसरा मात्रक है, दूसरी जो मात्रक है सीजीएस में, पहला तो ईएसयू है। ईएसयू बराबर होता है एक फ्रैंकलिन, या फ्रैंकलिन कह लो या एक स्टेट कूलाम कह लो। ये सभी तीनों एक ही बात है, क्योंकि फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें लिखी हैं, उन पे नहीं जाएंगे, बहुत कभी आती भी नहीं है पेपर में, तो बताने से कोई फायदा नहीं है। फ्रैंकलिन हो गया, फ्रैंकलिन ही एक स्टेट कूलाम होता है, इसको हम 1/3 × 10⁹ कूलाम कहते हैं। हम आगे चले भाई ईएमयू के बारे में। तो ईएमयू बराबर कितना होता है? 1/10 कूलाम। और आगे एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। अच्छा, जो अगला जो 10वां पॉइंट है, ये बताने लायक है कि भाई आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे
बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। मतलब ये भाई हम आवेश के बारे में बात करें तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है हमारा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और सबसे छोटा मात्रक हमारा फ्रैंकलिन होता है। अच्छा हम एक बार और समझ लेते हैं। देखो ये रहा फैराडे, क्या होगा ये, और सबसे छोटा जो मात्रक है वो कौन सा है, फ्रैंकलिन, जो कि 1/3 × 10⁹ कूलम के बराबर होता है। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि कैसे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, अल्फा कण पे क्या होता है, ड्यूटॉन पे क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है हमारी फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में पहले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में और एनसीईआरटी के हिसाब से कहूं तो मैं आपके फोर्थ चैप्टर में भी, एनसीईआरटी के फोर्थ चैप्टर के बाद फिर हमारे डुअल नेचर ऑफ लाइट में भी बहुत जगह ये चीजें, ये वाला टॉपिक हमारा काम देता है। यहाँ तक कि न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई में भी काम देता है। इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से आज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझते हैं। अच्छा सुने, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है E बराबर की -E, मतलब कि इस माइनस का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर हम भाई प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे होता है हमारा प्लस के E चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अच्छा हम इन दोनों को समझने से पहले दो तीन चीजों को नीचे समझते हैं, जो कि नोटिस करके समझते हैं। देखो ये लिख रहा है ZXA, Z मतलब कि परमाणु क्रमांक, Z मतलब कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, Z मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Z मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, मतलब कि जो नीचे लिखा रहता है वो होता है कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नीचे वाली चीज जो होती है वो लिखा रहता है कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। अच्छा हम ऊपर वाले में बात करें तो होता है परमाणु, परमाणु भार, ए मतलब कि परमाणु भार, और परमाणु भार मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्वारा ध्यान देते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई ए जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, जेड का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जेड का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, मतलब जितनी चीज नीचे होगी वही कितने होंगे, प्रोटॉनों की संख्या होगी। जितनी चीज ऊपर होगी वही क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगी। अच्छा इसके लिए हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं कहूं आपसे यूरेनियम लिख रहा है, यूरेनियम लिख रहा है, नीचे लिख रहा है 92, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं 92, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ये लिखा है 238 लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसका भार है वो कितना है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है 238 है। और नीचे बात करें तो ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या है। अच्छा सुने, अल्फा कण को कहते हैं हीलियम का नाभिक, अल्फा कण को कहते हैं हीलियम का नाभिक। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा कण पे लिखा हुआ है 2He4, मतलब कितने प्रोटॉन है 2, और अल्फा कण पे कितना चार्ज होता है भाई, अल्फा कण पे हम अगर हम चार्ज की बात करें यहीं से तो 2 × प्रोटॉन का चार्ज, जितना भी चार्ज प्रोटॉन पे भाई सुने कितने प्रोटॉन है यहाँ पे 2, तो कितना चार्ज होगा 2 प्रोटॉन के बराबर। अब तीन प्रोटॉन होते तो जैसे हम बात करें यहीं पे 3Li7, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है 3, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा 3 प्रोटॉन के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे कितने प्रोटॉन के बराबर चार्ज है 2 प्रोटॉन की। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6, तो इस पे कितना हो जाएगा 1.6 × 2 3.2 × 10⁻⁹
कूलम। आप यहाँ पे गुणा करके देख सकते हैं कि भाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 में, तो कितना आने वाला है 3.2 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बोलो 3.2 × 10 की पावर माइनस 90 टाइम आया? अरे नहीं आया। आई देखते हैं ना दोबारा से कि भाई अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन की, ड्यूट्रॉन पे कितना लिख रहा है 1h2, क्या लिख रहा है 1h2, तो नीचे वाले पे 4, नीचे वाले पे 4, नीचे वाले पे 4, कितना होगा q ड्यूट्रॉन बराबर के 1 प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि नीचे कितना लिख रहा है 1 लिख रहा है प्रोटॉन भैया, तो कितना होगा हमारा 1 प्रोटॉन के बराबर। ये कितना आने वाला है भाई 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब आते हैं इसके द्रव्यमान पे, अब आते हैं इसके द्रव्यमान पे। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 kg, 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 kg। अगर हम बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है हमारा 1.67 × 10 की पावर माइनस 27 kg। अगर हम न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 × 10 की पावर माइनस 27 kg। अगर हम बात करें अल्फा कण के द्रव्यमान की, तो अल्फा कण के द्रव्यमान के बारे में समझेंगे बाद में, ही समझो ये तो द्रव्यमान होता है अल्फा कण का, 4 लिख रहा है, मतलब प्रोटॉन का 4 गुना, प्रोटॉन का 4 गुना, जितना ही द्रव्यमान प्रोटॉन पे है उसका 4 गुना। इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 1.67 × 10 की पावर माइनस 27 kg में। हम 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे प्रोटॉन के द्रव्यमान में, तो क्या चीज निकल के आएगी हमारी 6.68 × 10 की पावर माइनस 27 kg। वहीं हम दूसरी ओर बात करेंगे भाई न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की, तो न्यूट्रॉन पे कितना लिख रहा है 2 गुना। इसका मतलब हमारा न्यूट्रॉन पे कितना आवेश आने वाला है भाई, न्यूट्रॉन पे कितना आवेश आने वाला है भाई हमारा, न्यूट्रॉन पे द्रव्यमान सॉरी आवेश तो हमारा आ गया कितना 1 प्रोटॉन के बराबर, और द्रव्यमान कितने के बराबर होता है 2 प्रोटॉन के बराबर। इट मींस 3.34 × 10 की पावर माइनस 27 kg। तो हम बात कर रहे हैं, अब दोबारा से देखते हैं इस बात को और एक बार हम समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश -e, प्रोटॉन पे आवेश +e, न्यूट्रॉन पे आवेश होता ही नहीं है। अल्फा कण पे आवेश प्रोटॉन का दुगना, न्यूट्रॉन पे आवेश प्रोटॉन के बराबर। इसका मतलब हम कहेंगे भाई प्रोटॉन पे आवेश e, इलेक्ट्रॉन पे आवेश -e, हम कहें अल्फा कण पे आवेश 2e, प्रोटॉन का दुगना, न्यूट्रॉन पे आवेश प्रोटॉन के बराबर, न्यूट्रॉन पे आवेश 0। क्या आपने एक बात गौर की, क्या आपने एक बात गौर की, क्या देखो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान है, प्रोटॉन पे आवेश है, प्रोटॉन पे द्रव्यमान है, अल्फा कण पे आवेश है, अल्फा कण पे द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन पे आवेश है, न्यूट्रॉन पे द्रव्यमान है, पर न्यूट्रॉन पे द्रव्यमान तो है, न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान तो है पर आवेश नहीं है, द्रव्यमान तो है पर आवेश नहीं है। तो हम यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे एक चीज को, क्या लिखेंगे तरुण भैया, क्या लिखेंगे शर्मा जी, क्या लिखेंगे कि भाई द्रव्यमान के आवेश के बिना, आवेश के बिना क्या संभव है शर्मा जी, भाई आवेश के बिना हमारा द्रव्यमान संभव है, आवेश के बिना द्रव्यमान मान संभव है। अरे शर्मा जी इधर समझो, शर्मा जी इधर अपने इधर, आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, परंतु द्रव्यमान के बिना, द्रव्यमान के बिना आवेश संभव, आवेश संभव नहीं है। इसका मतलब कि भाई जिस वस्तु पे भी द्रव्यमान है उस पे आवेश हो या ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर जिस वस्तु पे द्रव्यमान, जिस वस्तु पे द्रव्यमान नहीं है उस पे आवेश भी नहीं हो सकता। भाई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाई आवेश है या नहीं है। अगर आवेश हो, अगर आवेश होगा तब भी द्रव्यमान हो सकता है और आवेश नहीं होगा तब भी द्रव्यमान हो सकता है। अगर आवेश होगा
तब भी द्रव्यमान हो सकता है, और नहीं होगा तब भी द्रव्यमान हो सकता है, क्योंकि आवेश के बिना तो द्रव्यमान रह सकता है, आवेश के बिना तो द्रव्यमान रह सकता है। सुजुका तो नोबिता के बिना रह सकती है, पर द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं रह सकता, नोबिता के बिना सुजुका नहीं रह सकती। कि भाई आवेश होगा तो द्रव्यमान होगा ही होगा। सुने, अगर आवेश होगा तो द्रव्यमान हो भी सकता है, सॉरी आवेश अगर किसी वस्तु पे है तो उसमें द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, पर बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, देखो सबसे छोटा सबसे हल्का कण हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे भी द्रव्यमान है। सबसे छोटा हल्का कण हमारा आवेश इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे भी अपना द्रव्यमान है। अगर इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई, आवेशित होने का मतलब क्या है? आवेशित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन चले गए या इलेक्ट्रॉन आ गए। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले लेगी वो क्या हो जाएगी? दृढ़ आवेशित। लास्ट वीडियो में बताया है, इसमें हम लिंक भी डाल देंगे लास्ट वीडियो का, आप देख सकते हैं पीछे वाली वीडियो को। जब ये कंटिन्यू करोगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगी, और कोई हिडन नहीं है। बट ये कि बहुत सारी मानते होते हैं जो कि इसी वीडियो से स्टार्टिंग करेंगे, तो ऐसा कर भी सकते हैं। पर वही वाली बात है कि जो आधा अधूरा ज्ञान संगत का सामान, इसलिए आधा अधूरा नहीं ले लेगा, जितना भी ले रहा है वो पूरा ले रहा है, नहीं तो छोड़ दो, इससे तो बढ़िया। तो ये पूरा ज्ञान, नहीं तो संकट का सामान। तो इसलिए हमने क्या कहा कि भाई जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगी वो ऋण आवेशित, जो ले लेगी वो ऋण आवेशित, और जो दे देगी वो धन आवेशित। मतलब जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, क्या कर देगी? त्याग देगी। जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन दान कर देगी, क्या कर देगी? दान कर देगी, हो जाएगी धनावेशित। मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान में दे देगी, जो वस्तु हमारी इलेक्ट्रॉन की जिस वस्तु पर कमी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? धनावेशित। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान में ले लेगी, वो वस्तु हो जाएगी हमारी ऋणावेशित। क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। क्या मेरी बात सच्ची तरीके से समझ में आ रही है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे दान में दिए जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे दान में दिए जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन दान में लिए जा रहे हैं, सुने, अगर देगी तो धनी और लेगी तो ऋणी। जो देने वाला वो धनी और जो लेने वाला वो ऋणी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना द्रव्यमान भी तो लेके जाएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन लिया तुमने, इतना द्रव्यमान आएगा? नहीं आएगा। 9.1 × 10⁻31 kg। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की बराबर द्रव्यमान, 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन की बराबर द्रव्यमान, 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर द्रव्यमान। अच्छा, लेता कौन है? जो ऋणावेशित होता है। इसका मतलब जो वस्तु ऋणावेशित होगी, दो वस्तुओं के मध्य अगर हम कहें कि आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है, और हम कहें कि जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब विस्तार यहाँ पे बनेगा। ऋणावेशित वस्तु, और यहाँ पे क्या है? स्टार डाल के लिखना धनावेशित वस्तु। ऋणावेशित वस्तु और धनावेशित वस्तु। जो ऋणावेशित वस्तु होगी उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और ब्रैकेट में संहति को लिख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में संहति लिखा होता है। जो वस्तु ऋणावेशित होगी उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। और जो वस्तु धनावेशित होगी उसका द्रव्यमान घट जाता है। क्यों घट जाता है भाई? क्यों घट जाता है ये बताना। जो वस्तु ऋणावेशित होगी उसका द्रव्यमान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना आवेश को, अपने द्रव्यमान को नहीं लेके आएगा, और जब द्रव्यमान लेके आएगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई एक एग्जांपल और देते हैं, चलो भी हम। अब क्या है,
एक क्या कहते हैं, एक पिंकी एक कलुआ है। अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रही है, पिंकी पे 6 बिस्किट है, इसमें 4 बिस्किट, दोनों ने मिला लिए और कलुआ 6 बिस्किट लेके भाग गया। बिस्किट मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। अब इलेक्ट्रॉन लेके गया तो द्रव्यमान भी तो लेके गया भाई, पिंकी पे जितने बिस्किट थे उसका द्रव्यमान भी तो लेके गया। ऐसे ही अब द्रव्यमान बढ़ा तो चार्ज भी बढ़ गया। अब आएगी पिंकी लेती हुई अपने उसके डंडे को, जब पिटाई करेगी कलुआ की और जब लेके जाएगी उससे इलेक्ट्रॉनों को। ओके, तो हमें ये बात समझ में आए कि जो वस्तु ऋणावेशित होती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जो वस्तु धनावेशित होती है उसका द्रव्यमान घट जाता है। और कैसे घटता है, क्योंकि जो वस्तु ऋणावेशित है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इसका मतलब उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और जो वस्तु धनावेशित है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका मतलब उसका द्रव्यमान भी घटेगा। ओके, तो क्या हमें ये वाला कंसेप्ट समझ में आया अच्छी तरीके से? अच्छा, अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप अच्छी एक बार और रिवाइज कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आवेश के महत्वपूर्ण गुण के बारे में बात करेंगे कि भाई आवेश के कितने गुण होते हैं, क्या क्या काम होता है इनके आधार पर, और हमें क्या क्यों पढ़ना है ये इसके बारे में। सही है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, हम जैसे हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है आवेश के महत्वपूर्ण 3 गुण होते हैं। पहले गुण का नाम क्या है भाई, आवेश की योगात्मक प्रकृति। मतलब आवेश की योगात्मक प्रकृति पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले गुण के बारे में। आवेश की योगात्मक प्रकृति मतलब अगर हमारा कोई सिस्टम है इसमें बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं भाई, Q1 है, Q2 है, Q3 है, -Q4 है, -Q5 है, -Q6 है, Q7 है, तो इस पूरे सिस्टम में कितना चार्ज है? इस पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? Q1, Q2, Q3, -Q4 क्योंकि माइनस का भी तो है, -Q5, -Q6 +Q7, जितने भी चार्ज हैं। अब दोबारा से बता दे रहा हूं कि भाई किसी भी वस्तु के अंदर जितना भी टोटल चार्ज है उसके योग को कहते हैं योगात्मक प्रकृति। ये ज्यादा नेसेसरी नहीं है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाने वाले इसके, केवल ये बताने वाले हैं कि भाई आवेश, किसी वस्तु के अंदर जितना भी आवेश होता है उस पूरे का टोटल को ही कहते हैं आवेश की योगात्मक प्रकृति, या आवेश की योज्यता भी कहते हैं इसको, आवेश की योज्यता भी कहते हैं इसी को। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं आवेश संरक्षण के नियम के बारे में। अच्छा, आवेश संरक्षण मतलब कि प्रोटेक्ट करना, संरक्षण मतलब कि प्रोटेक्ट करना मतलब कि कुछ बताएगा हमें प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना मतलब कि सुरक्षा करना, किसी चीज की सेफ्टी करना, हमें इसकी क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। आवेश को हमें संरक्षित करना है। आवेश नहीं तो बनाया जाएगा, क्योंकि हमें भगवान जी ने जितना आशीर्वाद देके भेजा है आवेश के लिए कि भाई हमारी दुनिया में पूरा 50 कूलम आवेश है तो 50 ही रहने वाला है। ये एक नई मतलब ये अमर समझ लो इसको भी। आवेश ना तो बनेगा ना ही मिटेगा, आवेश जितना है उतना ही रहेगा। आवेश संरक्षण का नियम भी हमसे ये कहने वाला है कि भाई आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है, भाई आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसको केवल फिर क्या कर सकते हैं? इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु, शर्मा जी इधर देखिए, सुंदर कन्या की तरफ नहीं, यहाँ पे सुंदर राइटिंग की तरफ देखिए। दूसरी वस्तु की तरफ, अरे दूसरी वस्तु की तरफ नहीं, दूसरी वस्तु केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या आया समझ में? अरे नहीं आया।
अरे क्या नहीं आया भाई, इसमें यही तो कहा है हमने, आवेश ना तो उत्पन्न करेंगे और ना ही नष्ट करेंगे, इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं हम, स्थानांतरित कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं हम, स्थानांतरित कर सकते हैं। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल है? पहले तो हम समझते हैं, ये एक अमर चीज है, कहते हैं ना यहाँ पे कोई अमर नहीं है, ये चीज अमर है, नहीं तो बनेगी नहीं बिगड़ेगी, केवल क्या हो सकता है, तुम बुड्ढे हो जाओ पर ये बुड्ढे नहीं होने वाली, जैसे हमारा फिजिक्स कहती है कि भाई नहीं तो आवेश बनेगा और नहीं मिटेगा, नहीं इसका जन्म होगा और ना ये खत्म होगा। तो हमने क्या कहा, आवेश ना तो बनेगा ना ही बिगड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमने एक डिब्बा ले लिया, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ज्यादा टीचर्स देते भी हैं इसी को। एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स में बहुत सारी बॉल्स हैं, ये रहा, एक बॉल पे हमारा 5 कूलम चार्ज है, वैसे हो नहीं सकता, दूसरे पे -3 कूलम चार्ज है, आगे बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता 5 कूलम, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई आप इसकी 5 कूलम चार्ज, तो ये समझ लो 1 कूलम चार्ज को इकट्ठा करने में अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन भी एक वस्तु दे रही है पर सेकंड, प्रति सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन अगर एक वस्तु दूसरे को दे रही है, तो एक कूलम चार्ज होने में तुम बुढ़े हो जाओगे, 198 साल लगते हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी का, पहला एग्जांपल है ये कि भाई अगर कोई वस्तु 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड किसी दूसरी वस्तु को दे रही है, तो 1 कूलम चार्ज कितने समय में दे दिया जाएगा, 198 साल में। 3 बार मर लोगे जब तक सर्वाजी तुम। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई सुनिए, दोबारा आते हैं अपने एग्जांपल पर लौट के। एक पे 5 कूलम चार्ज है, एक पे -3 कूलम चार्ज है, एक पे 2 कूलम चार्ज है, एक पे -6 कूलम चार्ज है, एक पे 4 कूलम चार्ज है। अब हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको और फिर रख दिया, जैसे ही रखा यहाँ पे आई कौन, सरमाइन, कहने लगी अरे मैंने तो यहाँ पे बॉल रखी थी, उन पे अलग मैंने तो चार्ज रखा था कुछ। एक पे देखा 10 कूलम मिल गया, दूसरी पे देखा -2 मिल गया, तीसरी पे देखा 1 कूलम चार्ज मिल गया, चौथे पे देखा -3 प्लस के 3 कूलम चार्ज मिल गया। अभी कहने लगी भाई इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है। फिर हमारा कलुआ आया, अरे दीदी देखो वो वाले भैया ना जो शर्मा जी कहते हैं वो करके गए हैं ये काम आपके डिब्बों के साथ, तो उन्होंने कहा मुझे बताइए इसमें कितना चार्ज है। तो कलुआ ने तो भाई आवेश संरक्षण करने में पहले ही पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है कि भाई जितना पहले आवेश होगा उतना ही बाजू में आवेश है। इसका मतलब जोड़ के देख लो दीदी कितना है, देखो 5 + 2 -3 -6 + 4। तो कलुआ क्या कह रहा है, दीदी देखो इधर वाला चार्ज और इधर वाला चार्ज दोनों हम ना बराबर कर देंगे और बराबर हो जाएंगे तो अपने आप निकल ही आएगा। देखो 10 -2 -1 + 3 क्यों लिखा हमने फिर, तो ये कितना होता है 5 और 4 9 9 2 11 और 11 में से -9 चले गए तो 2 बचा बराबर, ये कितना रहा 3 3 और 10 13 13 में से 3 चले गए तो कितना बचा 10 + q, तो इसलिए q बराबर कितना आ जाएगा 10 - 2 बराबर के सॉरी ये कलुआ है जो कि गड़बड़ी कर रहा है, हम नहीं है। तो q बराबर कितना आएगा 2 - के 10 बराबर के -8 कूलम। कह दिया देखो दीदी आगे निकल के, ये कैसे, क्योंकि आवेश ना तो बना ना ही बिगड़ा, केवल क्या हुआ कि हमने बॉल पे बहुत करके हमने हिलाई और हिलाकर हमारा समाजी जरूरत के भागे, तो क्या हुआ आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे चले गया, और आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए और इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे वो ऋण आवेशित होगी और जिस वस्तु से गए होंगे वो धन आवेशित हो गई होगी, पर टोटल चार्ज तो बराबर रहेगा ना, जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। क्या कह रहे हो कलुआ कि पहले जितना है उतना ही बाद में रहेगा। तो ये बस सही में है कि हमारा कितना चार्ज है -8 कूलम है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय।